ठीक है। अब अपन का आता है वाटर सोर्सेस, है ना। बेसिकली वाटर डेंजर प्लान हमें देखना है, ठीक है। वाटर डेंजर प्लान, वाटर डेंजर प्लान के पहले एक और प्लान आता है आपका जॉइंट सर्वे प्लान। क्या होता है? जॉइंट सर्वे प्लान। ये प्लान किस कंडीशन में बनाया जाता है? ये प्लान उस कंडीशन में बनाया जाता है जब आपका दो माइंस है, टू एडजेसेंट माइंस के केस में ये प्लान को बनाया जाएगा, ठीक है। एडजेसेंट माइंस के केस में इस प्लान को बनाया जाता है। ऐसी माइंस जो आपन आपस में क्या कर रही हो, एक बाउंड्री को शेयर कर रही हो, ठीक है, कॉमन बाउंड्री। ये दोनों एडजेसेंट माइंस की फर्स्ट कंडीशन क्या है कि कॉमन बाउंड्री, कॉमन बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री, कॉमन बाउंड्री होता है, ठीक है। एंड इट शैल बी साइंड बाय द मैनेजर एंड द सर्वेयर ऑफ द माइन एंड बाय द सर्वेयर एंड मैनेजर ऑफ द एडजॉइनिंग माइन हैविंग वर्किंग्स विद इन 60 मीटर ऑफ द कॉमन बाउंड्री, ठीक है। तो अगर कॉमन बाउंड्री के कब बनाया जाता है? व्हेन वर्किंग इज विद इन 60 मीटर ऑफ द कॉमन बाउंड्री, ठीक है। जो कॉमन बाउंड्री है उसके 60 मीटर के भीतर अगर वर्किंग आ जाता है, 60 मीटर के भीतर अगर बाउंड्री आ जा बाउंड्री के 60 मीटर के भीतर अगर वर्किंग है, तो उस केस में आपका क्या बनाया जाता है? आपका जॉइंट सर्वे प्लान बनाया जाता है। इसमें दोनों के साइन होते हैं, मैनेजर के भी साइन होते हैं एंड इसमें सर्वेयर के भी साइन होते हैं। दोनों ही माइंस के मैनेजर, दोनों ही माइंस के सर्वेयर क्या करेंगे? उस जॉइंट सर्वे प्लान में वो दोनों आपस में साइन करेंगे और दोनों जन मिलके ही ये पूरा का पूरा, मतलब दोनों माइंस के सर्वेयर मिलके इस जॉइंट सर्वे प्लान को बनाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है जियोलॉजिकल प्लान। जियोलॉजिकल प्लान जिसमें कि आप आसपास की जो भी जियोलॉजी होती है वो पूरा उसमें शो करते हैं कि कौन सी चीज कहां पर पाई जा रही है, पूरा जियोलॉजिकल एरिया उसमें कवर किया जाता है, ठीक है। फिर आता है फाइनली वाटर डेंजर प्लान। वाटर डेंजर प्लान कब बनाया जाता है कि अगर आपके माइंस को पानी से किसी प्रकार से खतरा है तो उस खतरे से बचाने के लिए वाटर डेंजर प्लान का बेसिकली बनाया जाता है। इसमें हम बेसिकली क्या शो करते हैं? रिवर, लेक, पॉन्ड, वाटर कोर्स, ड्रेनेज या फिर जो भी अदर वाटर बॉडीज सरफेस पर होती है वो सारे के सारे हम शो करते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि पूरे भारतवर्ष का इसमें आप वाटर बॉडीज को शो करें, सिर्फ वही वाटर बॉडीज को आप शो करते हो जो कि आपका बिलो ग्राउंड वर्किंग के 200 मीटर के रेंज में आते हैं। सिर्फ उन्हीं वाटर बॉडीज को आप शो करते हो, ठीक है। हर एक बोरहोल की पोजीशन एंड हर एक शाफ्ट की पोजीशन अलोंग विद द डेप्थ, ड्राइव, क्रॉस कट, हर एक चीज आप इसमें शो करते हो, ठीक है। डाइक हो गया, है ना, एंड कितना अमाउंट उसका थ्रो है, कितना हेड है, ये सारी डिटेल्स आपको शो करनी है। इफ वी टॉक अबाउट द थ्रो एंड हेड, ठीक है, अगर मैं थ्रो और हेड की बात करूं तो थ्रो और हेड होता क्या है? ये देखिए, ये है आपका थ्रो एंड हेड, ठीक है। एंड हीव क्या होता है? देखिए, ये आपका फुटबॉल हो गया और ये आपका हैंगबॉल हो गया, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, हैंगबॉल कैसा होता है? कुछ इस प्रकार का शेप होता है, जहां पर आप पकड़ के लटक सकते हो वो हैंगबॉल होता है, और जिसके ऊपर आप खड़े हो सकते हो वो हमेशा फुटबॉल होता है, ठीक है। तो ये शेप देखकर आप पहचान सकते हो कौन सा हैंगबॉल होगा, कौन सा फुटबॉल होगा। अब चूंकि यहाँ पे बीच में एक फॉल्ट था, ये पहले कुछ इस प्रकार का रहा होगा, कुछ इस प्रकार का ये रहा होगा,
ठीक है। अब धीरे धीरे ये क्या हो गया, ये यहाँ पे फॉल्ट था, उस फॉल्ट के कारण ये नीचे की तरफ खिसक कर यहां तक आ गया। तो ये जब खिसकता है नीचे की तरफ, तो जितना नीचे जाता है खिसक कर, ठीक है, कितना नीचे गया भाई, ये पॉइंट को अगर मैं बॉटम पॉइंट को देखूं यहाँ पर, तो ये पॉइंट यहाँ पर पहुंच गया है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, कितना खिसका, ये यहां से लेके यहां तक खिसका। तो इतनी हाइट ये यहां पर खिसक कर नीचे आया। इस खिसकने को ही कि वर्टिकली कितना मूवमेंट हुआ है, उसी को कहा जाता है थ्रो। ठीक है। दूसरा आता है हेड, कि आखिर जब ये नीचे खिसका तो जरूरी नहीं है कि एकदम सीधा सीधा जाएगा, हो सकता है ये कुछ एंगल बना दे। तो ये जो एंगल बनता है यहाँ पर, इसकी ओरिजिनल पोजीशन वर्टिकल लाइन यहाँ पे खींच दो जितना खिसका है, और जितने एंगल के साथ ये जितना दूर गया है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये आपका कहलाता है हेड। इसी को हम बोलते हैं हेड, HADE हेड। और जितना हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुआ है, वर्टिकल मूवमेंट मतलब ऊपर से नीचे की तरफ मूव किया तो थ्रो कहलाया, और जो हॉरिजॉन्टली मूव हुआ है मतलब कि जो दूरी बढ़ी है इसके बीच में ओरिजिनल पोजीशन की कंपैरिजन में, वो डिस्टेंस कहलाता है हीव। क्या कहलाता है, हीव, HEAVE, हीव। ठीक है। तो ये दो चीजें, तीन चीजें आपको इसमें याद रखना है। क्या क्या, हेड, थ्रो, हीव, हैंगवॉल, फुटबॉल। ठीक है, बस इतनी चीजें आपको इसमें हम यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो हम हर एक चीज यहाँ पर शो करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद और भी चीजें शो करते हैं, जैसे कि वाटर लॉक्ड वर्किंग्स अगर बिलो ग्राउंड में कहीं है, ठीक है, आपका कहीं पर भी अगर बिलो ग्राउंड वर्किंग में वाटर लॉक्ड वर्किंग है तो उसको आप शो करेंगे। उसके 60 मीटर के रेंज में, अगर किसी वर्किंग के 60 मीटर के रेंज में कोई वाटर लॉक्ड एरिया है तो उसे भी आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद आपका ठीक है, तो हम क्या क्या शो करते हैं, बोरहोल्स एंड शाफ्ट्स विद देयर डेप्थ, इसके बाद ड्राइव्स, क्रॉसकट, विंजेस, वर्टिकल शाफ्ट शो करते हैं, राइजेस, एक्सकवेशन एंड एयर पैसेजेस कनेक्टेड टू द वर्किंग्स, ये सब चीजें शो करते हैं। फिर इसके बाद जियोलॉजिकल फीचर्स को भी हम यहाँ पर शो करेंगे। जियोलॉजिकल फीचर्स में क्या क्या आ जाता है आपका, जियोलॉजिकल फीचर्स में आपका क्या क्या आ जाता है, डाइक्स आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद फॉल्ट आ जाते हैं, उसके बाद आपका जियोलॉजिकल डिस्टरबेंसेस भी इसी में आ जाता है। ठीक है। इसमें हम क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं, क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे जियोलॉजिकल फीचर्स में, हम थ्रो बताएंगे, हेड बताएंगे, ठीक है, हीव बताएंगे, ठीक है। इसके बाद ये तीनों किस डायरेक्शन में है ये आपको बताना है, किस डायरेक्शन में है ये आपको यहाँ पर बताना रहता है। लेवल पॉइंट्स की अगर मैं बात करें तो हम क्या क्या बताएंगे भाई, अंडरग्राउंड वर्किंग में कहां कहां पर ऐसे लेवल्स हमने मार्क करके रखे हुए हैं जो कि आपके आइडेंटिफिएबल पॉइंट्स होने चाहिए, मतलब कि आप जब भी सर्वे करने जाओ तो उनकी मदद से आप अपने सर्वे को स्टार्ट कर सको। ठीक है। एंश्योर दैट देयर आर इनफ पॉइंट्स टू क्रिएट एक्यूरेट सेक्शंस अलोंग ऑल। ठीक है। आपका ये ध्यान में रखना है कि आपके पास इतने पॉइंट्स, पर्याप्त मात्रा में ऐसे लेवल पॉइंट्स होने चाहिए ताकि आप क्या कर सको, एक्यूरेट सेक्शंस बना सको, एक्यूरेट प्लान्स बना सको। ठीक है। प्लान हो जाता है एक बड़ा सा मैप जिसमें कि पूरा का पूरा माइंस कवर्ड होता है, लेकिन अगर आप उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में बात करो तो वहां पर एक छोटा सा प्लान बनाया जाता है जिसको कहा जाता है सेक्शंस, है ना। माइंस के किसी भी पार्ट का आपने सेक्शन बनाना चाह रहे हो, तो वो जो सेक्शन आप बनाना चाह रहे हो, जैसे कि मान लीजिए कोई एक ऐसी वर्किंग है जहां पे बाबू भैया हमारा काम कर रहा है, अब वो उसकी जो वर्किंग है वो अप्रोच कर रही है धीरे धीरे किसकी तरफ, वाटरलॉक वर्किंग के। तो पूरी माइंस का प्लान लेके बैठने से बेटर है कि मैं सिर्फ एक इस हिस्से का, जो भी इस डिस्ट्रिक्ट है उसका, प्लस इसके साथ उस वर्किंग फेज से वाटरलॉक्ड बॉडी का जो भी डिस्टेंस है, जो भी डिटेल्स है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर शो कर दूं। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, ये शो किए जाता है किसमें, एक सेक्शन में, एक छोटे से सेक्शन में इस चीज को शो किया जाता है।
जिसमें कि हम क्या बनाते हैं, हम ड्राइव्स देखते हैं, मेन हेडिंग देखते हैं एंड हॉलेज रोडवेज को भी हम शो करते हैं उसमें, ठीक है। एक्यूरेटली आपको ये सारी लोकेशन शो करनी है। फिर उसके बाद वाटर सोर्सेस हम दिखाते हैं, ठीक है, जैसे कि रिवर, स्ट्रीम, वाटर कोर्सेस, रिजर्वायर, वाटर लॉक्ड, ओपन कास्ट वर्किंग भी हम शो करते हैं, ठीक है। अब बिलो ग्राउंड का भी वर्किंग्स आपको शो करना रहता है। जो भी माइन के वर्किंग के 60 मीटर के भीतर जो भी वाटर लॉक्ड एरिया होगा वो आपको शो करना पड़ेगा। वाटर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, अब पानी से बचने के लिए आपने बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए होंगे, है ना, तो वो स्ट्रक्चर्स आपको मार्क करने रहते हैं। कहीं पर आपने रिजर्वोयर बनाया है या सरफेस में भारत सरकार ने कोई रिजर्वोयर बनाया है, डैम बनाया है, या फिर कोई भी अदर वाटर कंट्रोल इंस्टॉलेशन आपने किए हुए हैं, जैसे हाईएस्ट फ्लड लेवल मार्क करके रखा हुआ है कहीं पे, या फिर कहीं पर आपने मार्क करके रखा हुआ है, मतलब बाउंड्री बनाई हुई है ना, एक पैरापेट वॉल, एम्बैंकमेंट बना के रखा हुआ है, ताकि आप क्या कर सको, अपनी माइंस को प्रोटेक्ट कर सको रिवर के पानी को के अंदर आने से, ठीक है। तो इस टाइप की जितनी भी अरेंजमेंट्स करके आप रखते हो पानी से बचने के लिए, अपने माइंस को बचाने के लिए, वो सारी डिटेल्स आपको इसमें शो करनी रहेगी, ठीक है। इसके साथ ही सरफेस कंटूर लाइंस भी आपको मार्क करनी है। सरफेस कंटूर लाइंस आपका जो भी मार्क करना है 5 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए अगर अंडरग्राउंड वर्किंग के लिए बना रहे हो, और अगर ओपन कास्ट माइंस के लिए बना रहे हो तो उस केस में आपका सरफेस कंटूर लाइंस वाटर डेंजर प्लान में के केस में 10 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान जरूर रखें। नेक्स्ट आता है प्लान्स एंड सेक्शंस ऑफ वाटर डेंजर प्लान, है ना। अगर आप हिली टेरेन में काम कर रहे हो, ठीक है, हिली टेरेन का प्लान बना रहे हो, तो वाटर डेंजर प्लान बना रहे हो हिली टेरेन का, तो कंटूर का इंटरवल 10 मीटर यहाँ पर आप अलाउ कर सकते हो। रीजनल इंस्पेक्टर आपको अलाउ करेगा। कौन परमिशन, किससे परमिशन लेके कर सकते हो, रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेकर कर सकते हो, ठीक है। माइंस वर्क के वर्किंग से 200 मीटर के रेंज में जितना भी एरिया होगा वो पूरा एरिया आपको कवर करना है। इसके साथ ही आपको अपने प्लान में फ्लड लेवल मार्क करना है। फ्लड लेवल इन द सेंस कि हाईएस्ट फ्लड लेवल जो भी उस पर्टिकुलर एरिया का होगा वो आपको उसमें मार्क करना होगा। ठीक है, लेवल्स एंड बेंचमार्क। बेंचमार्क आपका माइंस में जो सरफेस पर एक आपने पर्टिकुलर बेंचमार्क बनाया वो हो जाता है। फिर लेवल्स क्या हो जाते हैं, जो बिलो ग्राउंड मार्किंग्स होती है, ठीक है। तो बोलता है कि आपका जितनी भी ये बिलो ग्राउंड मार्किंग्स आप कर रहे हो, लेवल्स मार्क कर रहे हो, वो किसकी मदद से होना चाहिए, बेंचमार्क के रेफरेंस में आपका बना हुआ रहना चाहिए, ठीक है। बेंचमार्क की हाइट मीन सी लेवल से कितनी है ये आपको शो करना है। बेंचमार्क की डिटेल्स आपको प्लान सेक्शन में क्लियरली शो करना है, ठीक है। इसके बाद आता है जियोलॉजिकल प्लान। लीज होल्ड एरिया में जितना भी जियोलॉजी है वो पूरा आपका इसमें शो करना होगा, ठीक है। इसका स्केल किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है, चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अप्रूव किया जाता है। कितना है जियोलॉजिकल प्लान का स्केल, कोई बताएगा, आरएफ कितना होता है। नेक्स्ट आते हैं मल्टीपल मिनरल लेयर्स। मल्टीपल मिनरल लेयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे प्लान मल्टीपल मिनरल लेयर्स, यहाँ पे ये जस्ट सपोज दैट कि ये सरफेस हो गया, यहाँ पे एक लेयर हो गई आपके ओर की, फिर यहाँ पे एक और लेयर है दूसरे ओर बॉडी की, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी दो ओर बॉडीज हैं। तो सबसे पहला काम कि मैं दोनों के लिए अलग अलग प्लान बनाऊं, 1 के लिए अलग, 2 के लिए अलग बनाऊं, तो उसको बोलते हैं सेपरेट प्लान्स फॉर लेयर्स, ठीक है। जहां पर हम क्या क्या शो करते हैं, व्हेन रीफ, लोड, वेन्स और बेड्स ओवरलाई और रन पैरेलल, शो ईच ऑन सेपरेट प्लान्स एंड सेक्शंस, ठीक है। हर एक जब रीफ, लोड, वेन्स, बेड्स या फिर कुछ भी ये एक दूसरे के पैरेलल अगर चल रहे होते हैं, ठीक है, मतलब ये सब एक टाइप के फ्रैक्चर्स है, फॉल्ट्स है जो कि रन करते हैं, तो ये सब चीजें जब एक साथ पैरेलल हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, तो उस केस में आपको सेपरेट प्लान्स में एंड सेक्शंस में ये दोनों ही चीजें शो करनी, ये सारी चीजें शो करनी है। इसके बाद दूसरा जो तब प्लान बनाया जाता है वो होता है कंबाइंड प्लान। एक हो गया सेपरेट प्लान, दूसरा हो गया कंबाइंड प्लान। मतलब दोनों लेयर्स का हम कंबाइंड प्लान बनाते हैं। लेकिन दोनों लेयर्स का कंबाइंड प्लान कब बनाते हैं, जब इन दोनों लेयर्स के बीच का गैप 10 मीटर से कम होता है, तब हम कंबाइंड प्लान बनाते हैं। तो इस बात का कंडीशन का ध्यान जरूर रखिएगा कि आपका कंबाइंड प्लान किस कंडीशन में बनता है, जब आपका
10 मीटर से कम की पार्टिंग होती कम तब कंबाइंड प्लान बनता है। दोनों ही पार्टिंग का है ना, इसमें हम क्या करते हैं, दोनों पार्टिंग को अलग अलग कवर से हम शो करते हैं, दोनों ही बेड्स को, दोनों ही लेयर्स को अलग अलग कलर से शो किया जाता है। फिर उसके बाद आता है माइन बाउंड्री का। माइन बाउंड्री केस में ये बोलता है कि अगर मान लीजिए आपका बाउंड्री कैसा डिस्प्यूटेड है, ठीक है, तो आपको शटल्ड बाउंड्री या फिर जो भी बाउंड्री दूसरे ओनर के द्वारा या फिर बगल वाले माइंस के द्वारा क्लेम की जा रहा है, वो बाउंड्री आपको शो करना है। इफ लीजहोल्ड बाउंड्रीज कैन नॉट फिट इन वन प्लान, मेंटेन एन एडिशनल की प्लान। अगर आपका लीजहोल्ड बाउंड्रीज एक सिंगल प्लान में नहीं आ रहा है तो आपको अलग से एक प्लान बनाना पड़ेगा, जिसे क्या कहा जाता है, की प्लान। की प्लान क्या है, इट इज एन एडिशनल प्लान मेड इफ द boundaries does not cannot be covered in the main plan, then in that case key plan is मेड। ठीक है, ये एक प्रकार का एडिशनल प्लान होता है जिसमें कि रिमेनिंग पोर्शन शो किया जाता है। ठीक है, एडजेसेंट वर्किंग के केस में अगल बगल दो वर्किंग्स है, ठीक है, तो दो आसपास की माइंस में आग का 60 मीटर के भीतर क्या आ गया है, वर्किंग्स है। ठीक है, तो चाहे वो अबव ग्राउंड हो चाहे बिलो ग्राउंड हो, आपको उसकी पोजीशन, बगल वाली वर्किंग की पोजीशन हर 3 महीने में अपडेट करनी है। ठीक है, अगर नहीं कर पाते हो, अगर रीजनल इंस्पेक्टर परमिशन देता है तो हर 12 महीने में भी अपडेट कर सकते हो। सिग्नेचर्स फॉर वेरिफिकेशन, अब जितने भी प्लान्स में आपने वर्किंग शो किया है बाउंड्री, माइन बाउंड्री के 60 मीटर के भीतर, उसमें साइन किया जाएगा, किसके द्वारा, सर्वेयर और मैनेजर के द्वारा साइन किया जाएगा, दोनों ही माइंस के। ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि भाई अगर मान लीजिए कोई कॉमन बाउंड्री है या कोई डिस्प्यूटेड बाउंड्री है, तो उस केस में इसमें एक्यूरेसी है या नहीं, सारी डिटेल्स में जो है तो इसमें मेंटेन किया जा सकता है, और दो सर्वेयर के द्वारा रीचेक किया जाएगा। तो जाहिर ना ना एडजस्टेंट के लिए वो नहीं दिया है, एडजेसेंट के लिए वो नहीं दिया है, वो पर्टिकुलरली किसके लिए दिया है, वो सभी के लिए, वो एक जनरल केस है। वो किसके लिए दिया है, वो एक जनरल केस दिया हुआ है। ठीक है, जनरल केस है। कहाँ दिया हुआ है इसमें, फोर्थ वाले में मुझे तो नहीं दिख रहा है 60 का 4। और 6 मंथ्स मैंने कहा बोला, अच्छा इसमें 61 का, अरे हाँ वही चीज बोल रहा हूं। देखिए यहाँ पे ऐसे समझिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो रेगुलेशन नंबर 60, रेगुलेशन नंबर 60 का 4 है, उसमें क्या बोला, उसमें बोला कि भाई साहब आप एक काम करिए, आप अपने माइंस का अप टू डेट प्लान्स और सेक्शंस रखिए। ठीक है, प्लान्स और सेक्शन अप टू डेट रखने हैं। अब अप टू डेट रखने के लिए क्या बोला कि पहली कंडीशन अंडरग्राउंड के लिए दिया, अंडरग्राउंड के लिए दिया कि विद इन 3 मंथ्स होना चाहिए, विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, ये एक जनरली बोला गया। ठीक, वहीं पे आपका दूसरा चीज ये बोला गया कि भाई आपका अंडरग्राउंड प्लान का ये हो गया। दूसरा आपका ओपन कास्ट का बोला गया कि भाई साहब इसको आप विद इन 12 मंथ्स रख सकते हैं। ठीक है, या फिर इसमें पर्टिकुलरली ओपन कास्ट का नहीं बोला, वो पर्टिकुलरली ओपन कास्ट के लिए इसमें बात बोली ही नहीं है। इसमें क्या बोला है, अदर केसेस, उसकी जगह पे क्या लिख दिया, अदर केसेस में आप 12 मंथ्स रख सकते हो अगर आप चाहो तो। अब आते हैं अपन एडजेसेंट वर्किंग में, तो जहां पर आपका बोलता है
कि मार्क वर्किंग्स ऑफ नेबरिंग माइंस विद इन 60 मीटर्स, ठीक है, ऑफ द आपका आसपास की माइन से अगर आपकी वर्किंग 60 मीटर के भीतर है, अब वो वर्किंग आपका अबव ग्राउंड हो सकता है या बिलो ग्राउंड हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो बोलता है कि इनकी पोजीशंस, एडजेसेंट वर्किंग की जो पोजीशन है हर 3 महीने में आप अपडेट करिए। हर 3 महीने में आप अपडेट करिए। लेकिन अगर मान लीजिए हर 3 महीने में अपडेट नहीं करना है आपको, तो आप क्या करोगे, आप यहां पर क्यों हर 3 महीने में अपडेट नहीं करोगे, आप सीधी सी बात बोल दोगे, सर आपने रेगुलेशन नंबर 60 के 4 में तो ये बोला है कि मुझे 12 महीने में भी करने को मिल सकता है, मैं अगर चाहूं तो 12 महीने में भी कर सकता हूं, ठीक है। तो 12 महीने में अगर करने को बोल रहा है तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप परमिशन लोगे पहले, तब जाके आप कहीं 12 महीने में एडजेसेंट वर्किंग्स का जो प्लान है उसको अपडेट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो सिग्नेचर वेरिफिकेशन हो गया, डिस्प्यूटेड बाउंड्रीज के लिए उनको सेटल करने के लिए, रीचेकिंग होने के लिए सब कुछ हो गया। एक्सेस फॉर एडजेसेंट माइन सर्वेयर्स, ठीक है, सर्वेयर कॉर्पोरेशन। अब देखिए यहां पे अब बात आती है कि दो माइंस, एडजेसेंट माइंस है, उसके जो सर्वेयर्स है वो आपस में मिलके, वो सर्वेयर्स आपस में मिलकर क्या करेंगे, ऑनर एजेंट और मैनेजर क्या करेंगे, अपने सर्वेयर्स को एक्सेस देंगे, ठीक है, कि बगल वाली माइंस में जाकर उनको जरूरत है, उनकी वर्किंग 60 मीटर के भीतर आ गई है, तो आप लोग जाके उनकी मदद करिए, उनको अपने प्लान्स और सेक्शन के बारे में बताइए कि भाई आपकी वर्किंग मेरी बाउंड्री के 60 मीटर के भीतर है, तो ये रहा मेरा प्लान्स और सेक्शन, ठीक है, कि आप देख के इससे कोरिलेट करके अपना खुद का एक प्लान और सेक्शन बना सकते हो। तो एक्यूरेट मैपिंग के लिए यहाँ पर दोनों ही माइंस के ओनर एजेंट और मैनेजर एक साथ मिलकर ये एडजेसेंट बाउंड्रीज का या एडजेसेंट माइन सर्वेस करने का मदद करेंगे, ठीक है। एडिशनल डिटेल्स एज डायरेक्टेड द रीजनल इंस्पेक्टर कैन, अब रीजनल इंस्पेक्टर कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स मांग सकता है, बोलेगा कि देखो ये भी इंक्लूड करो, ये फलाना ये चीज इंक्लूड करो, तो उस केस में रीजनल इंस्पेक्टर बोल सकता है कि भाई आप अपने प्लान में एक अच्छा सा डिटेल ऐड करो, ठीक है, ये डिटेल्स आप ऐड कर लो। या फिर रीजनल इंस्पेक्टर अगर चाहे तो उसकी पावर्स, बेसिकली यहाँ पे रीजनल इंस्पेक्टर की पावर्स बताई, तो एक पहला चीज क्या, वो ये बोल सकता है भाई ये चीज ऐड करो अपने प्लान में। दूसरा वो क्या बोल सकता है कि मुझे इस स्पेसिफिक डिटेल का या इस पर्टिकुलर स्केल पर या फिर एक पर्टिकुलर डेडलाइन तक मुझे आपका नया प्लान और सेक्शन चाहिए। या फिर रीजनल इंस्पेक्टर के पास यह भी पावर है कि वो रिक्वेस्ट प्लान सेक्शन और ट्रेसिंग टू बी सबमिटेड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, विद इन अ टाइम पीरियड, वो एक टाइम पीरियड दे देगा और उसमें बोलेगा कि भाई साहब आप मेरे पास ये प्लान्स और सेक्शंस लाके सबमिट करिए। तो रीजनल इंस्पेक्टर की ये पावर्स हो गई विद रेस्पेक्ट टू द प्लान्स, ठीक है, ये पावर्स हो गई, इनको याद रखिएगा कि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, व्हाट पावर्स does a regional inspector carry? Does a regional inspector of mines carry regarding plans and sections? ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो कि उसकी पावर में नहीं आ रहा होगा। अब वो ऑप्शन उसकी पावर में कौन सा नहीं आ रहा होगा, मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। यहां पे देखिए एक जगह लिखा था, हाँ, कि आपका जो स्केल होगा जियोलॉजिकल प्लान का, वो कौन स्पेसिफाई करेगा, वो किसके हाथ में वो पावर है, वो पावर है आपका चीफ इंस्पेक्टर के हाथ में। यही एक चीज ऑप्शन डाल दिया, अब आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इस बात का अच्छे से ध्यान में रखना है, इसीलिए मैंने हर एक पार्ट को सेपरेटली टाइप किया है ताकि आपको देखकर ये आसान लगे, समझने में इजी रहे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन रेगुलेशन नंबर 62 का, कि प्लान्स एंड कॉपीज को सबमिट करना है। तो ओनर एजेंट और मैनेजर्स, ठीक है, ये क्या करेंगे, अपने प्लान्स एंड सेक्शन की 2 अप टू डेट कॉपीज एकदम तैयार करेंगे, ठीक है, एज पर द क्लॉसेस बी सी डी ऑफ रेगुलेशन 61 का 1 to the chief inspector by 30th April every year, हर साल
30 अप्रैल के पहले ये लोग क्या करेंगे, अपने प्लान्स और सेक्शन की 2 अप टू डेट कॉपीज ले जाके चीफ इंस्पेक्टर के ऑफिस में जमा करेंगे। हाँ, अब जो भी प्लान्स वगैरह सबमिट किए जा रहे हैं, इसका खर्चा कौन उठाएगा? इसका खर्चा पिछले साल का पूरा भाई आपका 30 अप्रैल को जमा हो रहा है, मतलब पिछले पूरे साल का अप टू डेट प्लान आपने दिया, तो इसका जो खर्चा होगा, जो एक्सपेंस होगा, वो किसके द्वारा बियर किया जाएगा? वो ओनर के द्वारा ही बियर किया जाता है ना। इसमें ये नहीं है कि भाई आप डीजीएमएस में ले जाके दे रहे हो तो इसका मतलब डीजीएमएस आपको पैसा देगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये ओनर के द्वारा ही क्या किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रेगुलेशन नंबर 63। रेगुलेशन नंबर 63, प्लान्स एंड सेक्शंस आफ्टर अबैंडनमेंट और डिसकंटिन्यूएंस। आपका माइंस बंद हो जाता है तो उस केस में प्लान्स एंड सेक्शन की बात करता है। ठीक है, तो माइंस बंद हो रहा है, या तो अबैंडनमेंट हो रहा है माइंस का, या डिसकंटिन्यूएंस हो रहा है। ठीक है, अबैंडनमेंट मतलब पूरी तरह से बंद हो गया, डिसकंटिन्यूएंस मतलब किसी कारणवश बंद हुआ, इन फ्यूचर उसे दोबारा से स्टार्ट किया जा सकता है, इसका कुछ स्कोप है। ठीक है, तो इसका बोलता है कि आपका एक टाइमलाइन है सबमिट करने का। ठीक है, अगर आपकी माइंस 4 महीने से ज्यादा इनएक्टिव होती है तो आप क्या करेंगे, 2 ओरिजिनल कॉपीज प्लान्स की, अपडेटेड प्लान्स की और सेक्शंस की आप चीफ इंस्पेक्टर को सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो अबैंडनमेंट के केस में बोलता है कि अबैंडनमेंट होने के बाद आपका 30 दिन के भीतर आपको देना है। ठीक है, 4 महीने का समय दे रहा है, किस केस के लिए है ये 4 महीने का समय? किस केस के लिए है ये 4 महीने का समय? है डिसकंटिन्यूएंस के लिए। ठीक है, टोटल आपका 120 से 121 दिन, 22 दिन ऐसे ही कुछ होगा। ठीक है, तो ये 4 महीने का जो समय दे रहा है ये आपका डिसकंटिन्यूएंस के केस में दे रहा है कि भाई जैसे आपका सीएमआर में कितने दिन का दिया हुआ है, सीएमआर 2017 में इसमें दिया हुआ है कि 90 दिन, 60 दिन से ज्यादा, 60 डेज से अधिक का अगर डिसकंटिन्यूएंस होता है तो आप क्या करेंगे, विद इन 30 डेज आप जो है तो दे देंगे, तो टोटल वो डिसकंटिन्यूएंस के केस में क्या हो जाता है, 90 डेज हो जाता है, 90 डेज हो जाता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं यहाँ पर डिसकंटिन्यूएंस के केस में एमएमआर के अनुसार, तो इसमें क्या बोलता है कि भाई 4 महीने, फिर उसके बाद 1 महीना बोल रहा है ना, 30 डेज, 1 महीना, तो यहाँ पर 5 महीने उस 1 महीने को मिलाकर हो जाता है। तो डिसकंटिन्यूएशन के केस में बोलता है कि 4 महीने तक आप वेट करो, 4 महीने के भीतर भीतर अगर दोबारा से माइंस चालू हो जाती है तो देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 4 महीने तक आपकी माइंस नहीं चालू हुई, जैसे ही 4 महीने कंप्लीट हुए, आप तुरंत ही विद इन 1 मंथ, within 30 days you have to submit your plans and section true copies, not true update, वैसी उस टाइप की नहीं कॉपीज देना है, ट्रू कॉपीज आपको देना है, 2 ठो ओरिजिनल। ठीक है, अब डिटेल्स रिक्वायर्ड ऑन प्लान्स। अब प्लान में क्या क्या चीजें शो करनी, भाई अपडेटेड प्लान्स और सेक्शन सबमिट करने तो जा ही रहे, तो कुछ डिटेल्स भी देनी पड़ेंगी। तो आपको ये बताना है कि आपका शाफ्ट या फिर जो भी ओपनिंग है, ठीक है, तो ट्राई जंक्शन से या रेवेन्यू पिलर से या फिर कोई भी प्रोमिनेंट सरफेस फीचर से उसकी दूरी क्या है, पहली चीज उसकी दूरी क्या है ओपनिंग की, प्लस उसके साथ ही उसकी बियरिंग्स क्या है, मतलब कि किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है, ये आपको बताना होगा, पहला चीज है ना। उसके बाद दूसरा चीज, जितने भी आपने वाटर डैम्स बनाए हुए उन सभी की पोजीशन है ना, और उसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल्स ये आपको देना है। एक अलग से पेपर में आप प्लान में तो पोजीशन बता दोगे, फिर एक अलग से पेपर में आपको देना पड़ेगा डिटेल्स, भाई इतनी थिकनेस है, इस मटेरियल का बना है, इतनी कैपेसिटी है इस डैम की, पूरी डिटेल्स आप दोगे, ये लोकेशन है। फिर उसके बाद स्पॉट लेवल्स एट द एंड ऑफ द वर्किंग, फिर जहां जहां आपका वर्किंग खत्म होता है वहां वहां पे आप स्पॉट लेवल्स मार्क कर दोगे, स्पॉट लेवल्स विथ रेफरेंस टू द बेंचमार्क। ठीक है, ठीक है, अब आपका ये जो शाफ्ट या फिर ओपनिंग की जो दूरी है किससे आप मेजर करोगे, ट्राई जंक्शन से या फिर रेवेन्यू पिलर से, है ना, या फिर कोई भी प्रोमिनेंट सरफेस फीचर से, है ना। इसका मतलब सिंपल सा क्या हो गया कि आपने सरफेस पे कोई बेंचमार्क लगाया होगा, कोई एक पॉइंट फिक्स किया होगा जिसकी रेस्पेक्ट में पूरी माइंस का सर्वे चलता है। ठीक है, उससे आपके ओपनिंग की क्या डिस्टेंस है, क्या बियरिंग है, ये आपको बताना है। ठीक है, और फाइनली आप स्पॉट लेवल्स बता के वर्किंग्स का खत्म कर सकते हो। ठीक है, फिर
अगला केस आता है कि अगर ओनरशिप चेंज होता है, तो ओनरशिप चेंज होता है तो उस केस में भी आपको प्लान्स और सेक्शन तुरंत ही सबमिट करने पड़ते हैं, ठीक है। इफ ओनर चेंजेस बिफोर द डेडलाइंस, द न्यू ओनर मस्ट सबमिट द प्लान इमीडिएटली। अगर ओनर जो है तो डेडलाइन के पहले ही चेंज हो जाता है, तो उस केस में नया ओनर क्या करेगा, तुरंत ही अपना प्लान और सेक्शन ले जाके सबमिट करेगा चीफ इंस्पेक्टर को। स्टोरेज की बात करें तो जितने भी प्लान्स एंड कॉपीज, प्लान्स एंड सेक्शंस है, उन सभी का ओरिजिनल या फिर जो भी सर्टिफाइड कॉपी है उसको आप माइंस के ऑफिस में स्टोर करके रखोगे। अब एक्सेस टू प्लान्स, प्लान्स का एक्सेस मतलब कि कोई भी आके प्लान्स को देख सकता है क्या, तो चीफ इंस्पेक्टर कैन प्रोवाइड कॉपीज ऑफ प्लान्स टू इंडिविजुअल्स विद अ बोनाफाइड इंटरेस्ट इन द माइन, ठीक है। इंडिविजुअल्स मतलब कि आप प्लान और सेक्शन किसको दे रहे हो, चीफ इंस्पेक्टर को दे रहे हो। अब देखिए प्लान और सेक्शन एक ऐसी चीज है, प्लान्स एंड सेक्शंस, प्लान्स एक ऐसी चीज है जो कि आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा है, किसी भी माइंस का कॉन्फिडेंशियल डाटा है, ठीक है। अब आप इसको ले जाके किसको सबमिट कर दिए, चीफ इंस्पेक्टर को सबमिट कर दिए। अब चीफ इंस्पेक्टर से आके कोई बोला कि सर मुझे आपकी वो माइंस में बहुत इंटरेस्ट है, तो क्या मैं उस माइंस का एक प्लान और सेक्शन ले सकता हूँ कि भाई मुझे डाटा मिल जाए कुछ ना कुछ, ठीक है। तो चीफ इंस्पेक्टर बोलेगा कि भाई एक पेपर पर आप अपना बोनाफाइड बना लीजिए, है ना, उसमें आपका रिक्वेस्ट होना चाहिए कि मुझे इस माइंस का प्लान्स और सेक्शन चाहिए, इस कारण से चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, या मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे इस माइंस को ऑन करना है, ठीक है। तो चीफ इंस्पेक्टर बोलेगा ओके, तो चीफ इंस्पेक्टर से आपको ये डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। अब ओनर, एजेंट और मैनेजर ऑफ एडजेसेंट माइंस, ठीक है। अगर मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि बगल वाली माइन से है कोई, अब उसकी भी वर्किंग के इनके बाउंड्री के, एडजेसेंट बाउंड्री के या फिर कॉमन बाउंड्री के 60 मीटर के भीतर आ गई, तो भाई उसको भी तो पूरा डिटेल चाहिए, है ना, तो उस केस में वो जाके वहां से डिटेल्स ले सकता है। इसी कारण से हर एक प्लान और सेक्शन को सबमिट कराया जाता है चीफ इंस्पेक्टर के पास, ताकि पूरा डाटा हर एक माइंस का एक्सेस मिल सके आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है। अब इसके लिए चीफ इंस्पेक्टर फोकट में काम नहीं करेगा, है ना, उसको चाहिए मनी, ठीक है। भाई उस यहाँ पे ना चीफ इंस्पेक्टर बीच में बढ़िया पैसा कमा रहा है ना, कोई वो नहीं है। भाई आप पहला तो बोला कि जितना भी अपडेटेड प्लान्स और सेक्शन है उसका खर्चा कौन उठाएगा, ऑनर उठाएगा। अब बेचारा ऑनर अपनी माइंस का पूरा खर्चा उठा के, पूरा सर्वेयर वगैरह खर्चा उठा के सर्वे करवाता है, फिर ले जाके चीफ इंस्पेक्टर को सबमिट करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। काम हो गया चीफ इंस्पेक्टर। अब चीफ इंस्पेक्टर क्या करेगा, कुछ पैसा लेके दूसरे ऑनर को ले जाके दे देगा, तो चीफ इंस्पेक्टर ने तो बीच में पैसा खा लिया ना, ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलेशन नंबर 64, सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल। सर्वे इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल की बात करता है। यहां तक किसी कोई डाउट? चलो स्टार्ट करते हैं। तो ओनर एजेंट शैल प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रिलायबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल्स फॉर प्रॉपर सर्वे लेवलिंग्स एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स एंड सेक्शंस, ठीक है। अब ओनर एजेंट और मैनेजर की क्या जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई ओनर और एजेंट की क्या जिम्मेदारी बनती है कि भाई साहब जो भी प्लान्स एंड सेक्शंस हैं वो एक्यूरेट बने, है ना। अब एक्यूरेट बनने के लिए उनमें क्या होना चाहिए, उनका उनके लिए पर्याप्त मात्रा में इनके पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। अब चैन ऑन तो लेके बैठेंगे नहीं ना, ठीक है। तो अब इनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट जो भी जरूरी है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज्यादा टोटल स्टेशन इस्तेमाल किया जाता है, टोटल स्टेशन, या फिर आपका थियोडोलाइट, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस टाइप के जितने भी मटेरियल्स है ना, तो इंस्ट्रूमेंट्स है, इन सभी का आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर तरीके से सर्वे और लेवलिंग करवाने के लिए ये सब प्रोवाइड कराना है, ठीक है। जितने भी सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स है उनका क्या होगा, चेकिंग होगा, मेंटेनेंस होता है और कैलिब्रेशन भी होता है। मतलब कि कहीं इंस्ट्रूमेंट खराब तो नहीं है, तब खराब ठीक ठाक होगा तब ना उसका एग्जैक्ट आपको मेजरमेंट वगैरह मिलेगा। तो रेगुलर इंटरवल्स पे होता है,
ठीक है, अब ये आपका कौन बताता है, स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर टू मेंटेन देयर एक्यूरेसी। ये कौन स्पेसिफाई करता है, यहाँ पर मैनेजर के द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है कि भाई इसका एक्यूरेसी मेंटेन किया जा सके। अच्छा, अब अगर मैं यहीं पे इसमें सीएमआर की बात करूं, चलो छोड़ो, नहीं दिया है, ठीक है। ठीक है, इतना ही था। ठीक है, मैन्युफैक्चर, तो यहाँ पे आपका कितने समय में आपका इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन होगा, चेकिंग होगा, मेंटेनेंस होगा, ये कौन बताएगा, OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, OEM के द्वारा ये चीज बताया जाता है। नेक्स्ट आता है रेगुलेशन नंबर 65, लिस्ट ऑफ प्लांट्स एंड सेक्शंस, इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर स्टोरेज। ठीक है, तो जितने भी प्लान सेक्शंस और इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सभी को सही तरीके से रखना है, उनका सीरियल नंबर करके रखना है। ठीक है, तो एक सीरियल नंबर दीजिए सभी को, और जितने भी प्लान्स हैं उनको फ्लैट स्टोरेज मेंटेन करके रखना है। ऐसा रोल करके बहुत सी जगह पे रखते हैं तो उसको फ्लैट रखना है। ठीक है, जितने भी ऐसा फोल्ड करके नहीं रखना है, इस टाइप से कुछ नहीं। एवरी फील्ड बुक एंड अदर नोट्स शैल बी इंड्यूली इंडेक्स्ड एंड केप्ट इन द ऑफिस। हर एक का एक इंडेक्स बनाना है, जितने भी नोट्स आप ले रहे हो, जितने भी डायरीज हैं, जितना भी आपका चीजें हैं, ठीक है, उसका सभी का एक इंडेक्स तैयार करके उसको ऑफिस में रख दो। एंड उस पे शैल बी साइंड एंड डेटेड बाय द सर्वेयर एंड काउंटर साइंड बाय द मैनेजर। ठीक है, उस पे डेट और साइन मार देगा कौन, सर्वेयर, और मैनेजर जो है तो काउंटर साइन कर देगा। ठीक, ठीक है, ये सब तो आसान है। रेगुलेशन प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स बाय द सर्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पे सर्वेयर के ऊपर लाठी चला रहा है, क्या चला रहा है, लाठी कैसे चला रहा है भाई साहब, कि आपका जितना भी प्लान्स एंड सेक्शंस प्रिपेयर किए जाते हैं वो सर्वेयर के पर्सनल सुपरविजन में होना चाहिए, जो उनका हेड होता है। सर्वेयर में डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे नंबर ऑफ सर्वेयर्स होते हैं। अब उन सर्वेयर्स का एक हेड होता है जो कि मेन सर्वेयर होता है। अब ये मेन सर्वेयर का काम क्या होता है कि भाई अपने पर्सनल सुपरविजन में हर एक प्लान्स को और सेक्शंस को प्रिपेयर करवाए। सर्वेयर शैल हैव सर्टिफिकेट टू इफेक्ट दैट प्लान और सेक्शन इज करेक्ट। ठीक है, और सर्वेयर के पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि भाई वो उसके पास इतनी पावर है कि वो उस प्लान और सेक्शन को क्या कर सके, करेक्ट ठहरा सके। ठीक है, अब हर एक प्लानर सेक्शन का अपना खुद का एक रेफरेंस होना चाहिए। मतलब कि आप जितने भी प्लान और सेक्शन बना रहे हो तो ओरिजिनल प्लान और सेक्शन से उनका रेफरेंस लेकर ही आप जो है तो बाकी के प्लान और सेक्शन बना रहे हो। अगर सर्वेयर मान लीजिए कुछ ऐसा गलती कर देता है, फेल हो जाता है, या काम नहीं करता है, या फेल हो जाता है, ठीक है, कोई भी वर्किंग शो करने में फेल हो जाता है, या फिर कोई भी प्लान और सेक्शन को वो इनएक्यूरेट बनवा देता है, तो उस केस में उसको यह माना जाएगा कि उसने रेगुलेशन नंबर 66 का की अवहेलना की है, और उसके लिए उसको गिल्टी या फिर कह सकते हो अपराधी ठहराया जाएगा। रेगुलेशन नंबर 67, प्लान्स टू बी चेक्ड ऑन चेंज ऑफ ओनरशिप और ऑन रीओपनिंग। ठीक है, तो बोलता है कि जब भी आपका ओनरशिप चेंज होता है, ठीक है, या फिर माइंस का कोई भी पार्ट अगर आप खोलते हो, या फिर ऐसा आप सोचते हो कि भाई मुझे यहाँ पर एक्सट्रैक्शन करना है, या फिर चौथी कंडीशन आपका दिया है कि पिलर्स का रिडक्शन करना है, क्या क्या, तो ऑप्शन दे दिया आपका। सबसे पहला चेंज ऑफ ओनरशिप, चेंज ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप
यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपका, क्या क्वेश्चन बनेगा वो भी बताता हूं। ओनरशिप, चेंज ऑफ ओनरशिप, नंबर 1। नंबर टू है आपका रीओपनिंग ऑफ माइन और पार्ट, उसका कोई भी पार्ट रीओपन करते हो। तीसरा पॉइंट आपका आ जाता है कि इंटेंशन टू एक्सट्रैक्ट एनी पार्ट ऑफ माइन। और चौथा आ जाता है रिडक्शन ऑफ पिलर्स। इन चार में से कोई भी एक कंडीशन अगर आ जाती है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो ओनर एजेंट और मैनेजर है, अब ये लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि भाई प्लान्स और सेक्शन एक्यूरेट है कि नहीं। अगर रीजनल इंस्पेक्टर को ये लगता है कि भाई प्लान्स और सेक्शन इनएक्यूरेट है ना, सब काम तो उसी के सामने हो रहा है, तो उस केस में वो नया सर्वे करने के लिए ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, कि नया सर्वे किया जाए और उसके बेसिस पे नए प्लान्स और सेक्शंस वगैरह प्रिपेयर किए जाने चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो उस केस में नया प्लान और सेक्शन आपका प्रिपेयर किया गया। अब मान लीजिए कि ऐसी एक कंडीशन आ गई कि भाई साहब कोई सुन ही नहीं रहा है, ठीक है, इसका रीजनल इंस्पेक्टर का, है ना, जो टाइम बताया गया था उस टाइम में आपका प्लान और सेक्शन सबमिट नहीं किया गया, तो उस केस में रीजनल इंस्पेक्टर क्या करेगा, रीजनल इंस्पेक्टर किसी दूसरी एजेंसी को बोलेगा, अदर एजेंसीज को बोलेगा कि भाई साहब आप हमें प्लान्स और सेक्शन इसका बना के दीजिए, और इसका जो भी खर्चा आएगा, जो भी एक्सपेंस होगा, वो एक्सपेंस किसके द्वारा बियर किया जाएगा, माइंस के ओनर के द्वारा बियर किया जाना होगा। ठीक है, एमएमआर 1961 चैप्टर 7। क्या है चैप्टर 7? चैप्टर 7 में आपका दिया है मीन्स ऑफ एक्सेस एंड इग्रेस। तो खत्म करें इस चैप्टर को आज। देख लो किसी क्लास तो नहीं है।
ओए, ओए, चलो छोड़ो, कल ही करते हैं, क्लास है, प्रदीप सर की क्लास है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। अब ये मीन्स ऑफ एक्सेस और इग्रेस में बस इतना बता देता हूँ कि इसमें हमारा कुछ कुछ डिटेल्स है, जैसे कि इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें रेगुलेशन नंबर 68 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और आपका कहाँ तक जाएंगे, रेगुलेशन नंबर 72 तक जाएंगे, ठीक है। तो 68 से लेके 72 तक के रेगुलेशंस इसमें हम कवर करेंगे, जिसमें कि हम बेसिकली सबसे पहला देखेंगे कि माइंस के आउटलेट, मतलब जो माइंस की ओपनिंग्स होती हैं उसके बारे में हम देखेंगे सबसे पहले रेगुलेशन नंबर 68 में। फिर रेगुलेशन नंबर आपका 69 में वर्किंग शाफ्ट एंड विंजेस, ऐसे शाफ्ट या विंजेस जहां पे ऑलरेडी काम चल रहा है इन द सेंस कि आपका शाफ्ट का सिंकिंग का काम चल रहा है, शाफ्ट बना रहे हो या फिर विंज बना रहे हो, तो उस केस में आपका क्या क्या रेगुलेशन कहता है, ठीक है, फ्रॉम माइन पार्ट्स, ठीक है। अब ऐसे बहुत से आउटलेट्स होंगे जो कि माइंस के अलग अलग हिस्सों से दिए गए होंगे, ठीक है। तो वो जो माइंस के अलग अलग हिस्सों से आपके आउटलेट्स दिए गए हैं बाहर निकलने के माइन से, उसके बारे में रेगुलेशन क्या कहता है, ठीक है। फिर इन सभी आउटलेट्स का, जितने भी आउटलेट्स हैं आपके, इन सभी आउटलेट्स का इंस्पेक्शन की बात करता है कि इनका इनका इंस्पेक्शन कितने दिन में होना चाहिए, तो इतनी बातें बस कही जाएंगी। तो ये कुछ कुछ चीजें थी जो हम इस रेगुलेशन में इस चैप्टर में कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आपका जो डीजीएमएस एग्जाम के मेटल के रेस्ट्रिक्टेड के अनरिस्ट्रिक्टेड की जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बता दूं कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनके लिए मान के चलिए कि आपका प्लान्स और सेक्शन, तो रेस्ट्रिक्टेड वालों के लिए बता रहा हूं, रेस्ट्रिक्टेड वालों के लिए बता रहा हूं कि आपका रेगुलेशन नंबर, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। इसके बाद का आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अभी आप मत देखिएगा। जब आपका चैप्टर नंबर 11 चालू होगा, कौन सा चैप्टर नंबर